हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर यूनिट्स एंड डायमेंशन का। हमने फर्स्ट लेक्चर कर लिया था, उसमें जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन का सेकंड लेक्चर। तो लेक्चर 2 ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो लेक्चर 2 में हमें अब पढ़ना है, हमने लास्ट पॉइंट देखा था काउंटिंग इज नॉट मेजरमेंट। काउंटिंग मेजरमेंट नहीं है। और एक चीज़ और देखी थी, मेजरमेंट क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड को मेजरमेंट कहते हैं। मैग्नीट्यूड में नंबर होता है और यूनिट होता है। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन दिया जाए कि किसी चीज़ की वेलोसिटी है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन, इन साउथ डायरेक्शन। मान लो एक चिड़िया उड़ रही है, उसकी वेलोसिटी है साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में चिड़िया की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या हुआ? तो क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड बताइए। टेल मी मैग्नीट्यूड, टेल मी मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 10, बी ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है साउथ, डी ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड। इन चारों में से आपको आंसर बताना है। तो कमेंट में आप वीडियो पॉज करके बताइए कि इसमें से आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड में नंबर और यूनिट दोनों होता है। नंबर भी है इधर पे और यूनिट भी है इधर पे, तो नंबर यूनिट दोनों है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड होगा अपना क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होगा अपना 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था मिसकॉन्सेप्शन। इसमें ये आता है कि 10 बस मैग्नीट्यूड नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। वो सही बात है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। लेकिन लेकिन यून मैग्नीट्यूड केवल यहाँ पे 10 नहीं होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ये यूनिट के साथ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड पूरा यूनिट के साथ होगा। ठीक, ये है। अब किसी भी स्टैंडर्ड और बेस यूनिट में दो प्रॉपर्टी होती हैं, तो आगे का पॉइंट लिखेंगे अपन, एनी स्टैंडर्ड और बेस यूनिट should have following two properties, should have following two properties should have following two properties। कौन कौन सी? तो किसी भी स्टैंडर्ड या बेस यूनिट में दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक तो इनवेरिएबिलिटी, एक अवेलेबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? इनवेरिएबल होना चाहिए। क्या होता है इनवेरिएबिलिटी? तो INVARIABILITY। इनवेरिएबिलिटी क्या होता है? इनवेरिएबिलिटी मतलब होता है, जैसे हमें एक दरवाज़ा बनवाना है, ठीक, तो हम कारपेंटर के पास जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? तो उससे अगर आप बोलोगे कि 10 हाथ जितना लंबा एक दरवाज़ा बनाना है, वो किसके हाथ से? अब तो इनवेरिएबल, सबकी हाइट अलग, एक बच्चे का हाथ अलग होगा, मेरा हाथ अलग होगा, सबकी लेंथ अलग अलग होगी, तो ये तो क्योस क्रिएट हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए इनवेरिएबिलिटी मतलब वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, एक एक यूनिट हर जगह फॉलो होनी चाहिए, ऐसा इनवेरिएबिलिटी। जैसे लेंथ में मीटर है ना, तो स्केल से हम मेज़र करते, तो वो एक इनवेरिएबल चीज़ है, कांस्टेंट है हर जगह, तो वो है। और अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मतलब अब जो यूनिट है
जो जिस चीज़ की यूनिट है उसको मेजर करने का डिवाइस भी हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, ताकि एक कॉमन इंसान भी उसको यूज कर सके। जैसे हमें एक ब्लेजर सूट बनवाना है ना, तो आप किसी भी टेलर के पास जाओगे तो टेलर क्या करेगा, अगर 1 करोड़ का डिवाइस आता मेजर करने का अपनी लेंथ वगैरह, तो सोचो वो टेलर कभी बना ही नहीं पाता, है ना। तो इसलिए क्या होता है, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, उस पार्टिकुलर डिवाइस की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कॉस्टली नहीं होना चाहिए ज़्यादा, इजीली अवेलेबल होगा तो सबके लिए आसान होगी। तो ये 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसके बाद एक वन पर्टिकुलर मेजरमेंट में फॉर वन पर्टिकुलर मेजरमेंट फॉर वन पर्टिकुलर मेजरमेंट फॉर वन पर्टिकुलर मेजरमेंट क्या होना चाहिए, फॉर वन पर्टिकुलर मेजरमेंट, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए, जैसे मान लो किसी चीज़ की लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इसको अपन लिख सकते हैं पॉइंट 16 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं अपन, 160 मिलीमीटर भी लिख सकते। तो 160 मिलीमीटर, ये N1 हो गया, ये U1 हो गया, ये N2 हो गया, ये U2 हो गया। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 अपन लिख सकते हैं। तो इधर से NU अपन यहाँ पे कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट कैसा, मतलब ये है, अगर आप नंबर बड़ा करोगे तो यूनिट छोटा होगा, ठीक है। अगर अपन ने इधर पे एक ये नंबर बड़ा किया, अपन ने इधर पे नंबर बड़ा किया तो यूनिट छोटा हो गया, तो यूनिट क्या हो गया, छोटा हो गया। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, कांस्टेंट हटेगा तो इनवर्स रिलेशन आएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, ये है। तो इसका मतलब क्या है, जिस चीज़ पे बॉक्स बनाया जाए उस चीज़ को अपन को याद करना है। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, इसका मतलब क्या है, अगर अपन यूनिट बड़ी करेंगे तो नंबर छोटा होगा, अगर अपन यूनिट छोटी करेंगे तो नंबर बड़ा होगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। उसके बाद अगर अपन बात करें सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में क्या देखेंगे अपन, सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखेंगे अपन, सेट ऑफ फंडामेंटल सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में क्या देखेंगे, तो एक पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखने के लिए मैं थोड़ा यूज़ करता हूँ, अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखेंगे, अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, अ सेट ऑफ फिजिकल quantities which are completely independent of each other, which are completely independent of each other, which are completely independent of each other and not defined in terms of other physical quantity, and not defined in terms of other physical quantity, क्या है,
and not defined in terms of other physical quantity। तो ये डेफिनेशन लिखेंगे। ये डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फंडामेंटल। सबसे पहले तो इस डेफिनेशन को देखेंगे, अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब है इसका, ऐसी सेट मतलब होता है ग्रुप। सेट का मतलब क्या होता है? ग्रुप। सेट मतलब क्या होता है? ग्रुप। अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का सेट जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो ईच अदर का, इंडिपेंडेंट हो ईच अदर एंड नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब एक सेट होना चाहिए, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटीज, ऐसी 6 क्वांटिटी, 7 क्वांटिटीज, इनका ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। उनके टर्म्स में अदर फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन हो सकती हैं, उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाएगा। बाद में हम देखेंगे। और अभी हम देखें तो इसमें सेट में अब एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल सेट, इज फंडामेंटल सेट। अब फंडामेंटल सेट वो होगा जिसके बीच में कोई भी फॉर्मूला एग्जिस्ट ना करे, एक दूसरे के बीच में कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ना करे, वो फंडामेंटल सेट होगा। जैसे कि क्वेश्चन देखेंगे हम, लेंथ मास टाइम। फर्स्ट है लेंथ मास टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेंथ मास टाइम। लेंथ मास टाइम। तो लेंथ मास टाइम में ये फंडामेंटल है, एमएलटी फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है। तो इसमें हमें ये पता है कि वेलोसिटी होता है लेंथ डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक। v होता है एल बाई टी। एल बाई टी तो होता है, लेकिन इधर पे मास चाहिए अपन को लेंथ और टाइम। v तो ये अलग से आ गया, है ना। तो ये तो इसमें नहीं चलेगा, तो ये अभी भी इंडिपेंडेंट है, तो ये फंडामेंटल सेट है। हाँ, तो ये फंडामेंटल सेट है, ये फंडामेंटल सेट है। लेकिन वेलोसिटी इधर पे डिराइव्ड क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है इधर पे? डिराइव्ड है, ये डिराइव्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, डिस्टेंस टाइम स्पीड। डिस्टेंस टाइम स्पीड देखेंगे तो ये क्या है? डिस्टेंस टाइम स्पीड। सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस टाइम स्पीड। डिस्टेंस टाइम और स्पीड, तो ये क्या है? इसमें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एल अपॉन टाइम टी। तो ये क्या है? ये एक डिराइव्ड सेट है, तो ये फंडामेंटल सेट नहीं है। क्वेश्चन क्या है? फंडामेंटल। फंडामेंटल सेट का ही क्वेश्चन है, तो ये फंडामेंटल सेट नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना फोर्स मास एक्सेलरेशन। फोर्स मास एक्सेलरेशन क्या फंडामेंटल है? अगर वो बोल रहे हैं कि फोर्स मास एक्सेलरेशन फंडामेंटल है, फोर्स मास एक्सेलरेशन
तो ये फंडामेंटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इनके बीच में फार्मूला एग्जिस्ट करता है। फार्मूला एग्जिस्ट करता है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, फार्मूला एग्जिस्ट करता तो ये क्या है? ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसके बाद अगला क्या है अपने पास? अगला है लेंथ मास स्पीड। लेंथ मास स्पीड देखेंगे। फोर्थ, लेंथ मास स्पीड, लेंथ मास स्पीड। तो ये फंडामेंटल सेट है, क्योंकि इन तीनों के बीच में कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप सोच सकते हो, आपको कोई भी फार्मूला अगर याद आए तो समझ लेना ये मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है नहीं एज सच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।